हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये एसएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो हम लोग एसएसटी का क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम लोग यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आपका क्वेश्चन है जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बाकी समय से रिपीटेड होते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो पहला पैटर्न है वो आपका है 2 मार्क्स, उसके बाद 3 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स। यानी हम लोग 3 पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और इसके साथ ही साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखना इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए आपके पास जो सवाल पूछे जाते हैं, निरंकुशवाद क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, या यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या होती है, ठीक है। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनलिज्म, अब्सोल्यूट गवर्नमेंट या समटाइम्स इसको यूटोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसी प्रकार से लिखना है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। एक ऐसी सामूहिक पहचान होती है जो लोगों के बीच आती है, एक समूह के रूप में, इतिहास के रूप में या परंपरा, भाषा, यानी किसी भी आधार पर जब एक सामूहिक पहचान की हम लोग बात करते हैं जो पूरे राष्ट्र के हित में होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे निरंकुशवाद से क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, ठीक है। इसे आमतौर में हम लोग क्या बोलेंगे, तो कहते हैं निरंकुशवाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया। तो कल्पनादर्श का मतलब क्या है, एक ऐसी समाज की कल्पना करना यानी इमेजिन करना जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कह सकते हैं कि उसका सही मायने में आदर्श हो पाना या सही मायने में उसका अस्तित्व हो जाना लगभग इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है, लगभग असंभव होती है। तो ऐसी किसी भी समाज जो सिर्फ कल्पना में ही हो सकती है, इसे हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं या फिर यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कल्पनादर्श कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो वो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 1848 में, ठीक है, 1848 में 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई, एक श्रृंखला बनाया जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संचार रचा, यानी एक तरीका से कल्पना रचा, जिसमें गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता, इन सारी मान्यताओं को आधार बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने इतिहास का शुरुआती चैप्टर में हमने देखा हुआ था, ठीक है। ये आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद पूछा जा सकता है पिकेटिंग क्या है। तो पिकेटिंग का मतलब होता है एक प्रकार से रोक टोक, ठीक है। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से रोक टोक या बैरियर लगा देना। तो किसी प्रकार का प्रदर्शन या विरोध का ऐसा रूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर आने जाने से रोक हो जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहिष्कार। तो बहिष्कार का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि बहिष्कार शब्द का आमतौर पर मतलब होता है विरोध करना, है ना, यानी कि अपोज करना, विरोध करना या फिर अपोज करना, ठीक है। तो इसका अर्थ कह सकते हैं हम लोग कि किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार कर देना, उसके साथ किसी भी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेना, खुद को अलग रख लेना, चीज़ों को खरीदना है, बेचना, इस्तेमाल करना है तो दूसरे के चीज़ों को इस्तेमाल करना का भी एक तरह से कहते हैं बहिष्कार कर देना, ठीक है। तो बहिष्कार का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग बाइकआउट कर दिए, पूरी तरीका से उसमें रोक टोक लगा देना, इसको कहा जाता है बाइकआउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो 2 मार्क्स में बोलेंगे कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया हुआ था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसे हम लोग ब्लैक लॉ भी कहते हैं, यानी काला कानून के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया, तो अलग अलग गतिविधियों को कुचलने का प्रयास, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हैं, चाहे धार्मिक गतिविधियां हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इसमें कह सकते हैं कि इस कानून के तहत भारतीयता को नजरअंदाज किया गया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सरकार अपना मनमानी करना चाहती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1917 में, और सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है। और ये बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत हुई, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ क्या किया कि जो दमनकारी यानी शोषण करने वाली जो बागान व्यवस्था थी, ठीक है, जो बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, नील की खेती यहाँ पे प्रसिद्ध थी, जिसका विरोध काफी समय से किसान वहां पर कर रहे थे। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन कौन सा किया, तो बोलेंगे सत्याग्रह का आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछेगा या 2 मार्क्स पे। तो देखेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य यानी कि मेल जोल स्थापित करना, चाहे कोई वस्तु के आधार पर हो, सेवा के आधार पर हो, विचार पद्धति हो, पूंजी, बौद्धिक संपदा या कोई भी प्रिंसिपल या सिद्धांत के आधार पर, यह विश्वव्यापी होती है। ठीक है। यानी इसके मदद से मतलब किसी भी प्रकार का हम लोग कह सकते हैं प्रतिबंध को हटा देना या आदान प्रदान करना, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है G77 से आपका क्या तात्पर्य है। तो 2 मार्क्स में लिखेंगे कि 50 से 60 के दशक में, ठीक है, 50 से 60 के दशक में विकासशील देशों को, ठीक है, विकासशील देश जो हमारे पास विकासशील देश थे, है ना, उसको पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से, ठीक है, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक नया समूह बनाया और उस नए समूह को बोला गया G77। ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ जब नहीं मिला तो एक नया समूह बनाया गया था। और ये समूह किसका था, तो बोलेंगे बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस थे यानी जो विकासशील देश थे, उनका एक समूह बनाया गया, उनका एक संगठन बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। गिरमिटिया मजदूर तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल सिस्टम था यानी औपनिवेशिक कालिक शासन था, उस दौरान बहुत सारे जो लोग थे एक जगह से दूसरे जगह काम करने जाते थे, उनको ले जाया जाता था किसी भी समझौते के आधार पर, किसी भी एग्रीमेंट के तहत। ठीक है। अब बाद में इस एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिटिया कहने लगे। ठीक है। जिससे आगे चलकर मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक हमारे पास फेमस एग्जाम्पल आता है बाबा रामचंद्र। ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है यहाँ पर कि बाबा रामचंद्र कौन थे, तो आपको बोलना होगा कि जो बाबा रामचंद्र थे वो एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं वीटो का क्या अर्थ है। तो वीटो का मतलब है एक तरीका से निषेध अधिकार यानी रोक टोक वाली अधिकार। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत नहीं होते हैं, ठीक है, देश के पक्ष में एकमत नहीं होते हैं तो अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उसी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। इसी निषेध अधिकार को हम लोग वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, यानी कि औद्योगिकरण। इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, जो कि एक यूरोपीय देश है। ठीक है। ये क्या है, एक तरह का यूरोपीय देश है। ठीक है। और ये कब हुई, तो बोलेंगे 1730 के दशक में हुई, जहां पर नए नए कारखानों का, नए नए फैक्ट्रीज का उदय हुआ यानी शुरुआत हुआ। ठीक है। उदय हुआ या फिर कह सकते हैं शुरुआत हुआ। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1840 के दशक के बाद, ठीक है, 1840 के दशक के बाद शहरों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे हुई। ठीक है। ये हम लोग को बताना है कि अवसरों में वृद्धि कैसे हुई थी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से यहाँ पर वृद्धि हुई थी। तो जैसे आप मेन यहाँ पे अगर कहेंगे आप यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि इस दशक में शहर में जो रोजगार थी, ठीक है, शहर में जो रोजगार थी या कह सकते हैं जो निर्माण की गतिविधियां थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। तो लोगों को वहाँ पे रोजगार के अवसर मिले, सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा था, नए नए रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था, नए नए सुरंग, टनल्स वगैरह बनाई जा रही थी। तो अलग अलग कार्य की वजह से वहाँ पर निर्माण की गतिविधि जब तेज हो गई तो इस प्रकार से वहाँ पर रोजगार के अवसर में वृद्धि हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के बाद यानी उसके उत्तरार्ध यानी उसके बाद उत्पादन की जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी एवं जो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीका से, व्यापक तरीका से, क्रांतिकारी तरीका से परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रेस की क्या क्या भूमिका होती है। ठीक है। प्रिंट एंड कल्चर वाली चैप्टर है ये आपका। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे सवाल वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में
2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर होता है कि प्रेस की भूमिका बताएं, तो प्रेस की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो प्रेस क्या है, एक तरह का सशक्त माध्यम है, इंपावर्ड मीडियम है, जो समाज को एकत्रित कर सकता है, एकजुट रख सकता है, या देश के अलग अलग भाग में होने वाली गतिविधियों को या किसी एक भाग में होने वाली गतिविधियों को दूसरे भाग में भी जोड़ देता है। तो इसे हम लोग प्रेस कहते हैं, इसे हम लोग मीडिया कहते हैं, ठीक है। प्रेस कहेंगे या फिर इसको मीडिया कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमसे पूछता है कि मुद्रण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि मुद्रण क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि मुद्रण का अर्थ होता है छापने की कला, ठीक है। प्रिंट करने की जो आर्ट होती है, जो कला होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, है ना, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन, इन सारी चीज़ों की क्या की जाती है, छपाई की जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं मुद्रण। क्या बोला जाता है, मुद्रण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले विश्व युद्ध। ये हमारे पास 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो कह सकते हैं 1914 से 1918 में हुआ था, ठीक है। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इस समय भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें वृद्धि क्यों हुई, ठीक है, या कह सकते हैं कि भारतीय उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की क्या कारण था, प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, उसका चर्चा करना है, ठीक है। तो हम लोग कई कारण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला कारण क्या था कि ब्रिटेन जो था वो इस प्रकार उसका ध्यान उलझ गया था कि वो अपने बचाव में लग गया था, ठीक है। यानी अब वो अपने भारत में, यानी हमारी जो ब्रिटिश भारत थी उस समय अंग्रेजों से गुलाम, उसमें अपने कच्चे माल को निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के जो उद्योग थे उनको मौका मिला पनपने का, सुधरने का, वृद्धि करने का। तो पहला कारण ये था कि वो प्रथम विश्व युद्ध में जो है उलझ गया था, जिसकी वजह से उसको विश्व में व्यापार फैलाने का, विशेष तौर पे भारत पे व्यापार करने का उसको मौका नहीं मिल पाया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा कारण हो सकता है हमारे पास कि इंग्लैंड के सारे जो कारखाने थे वो निर्यात की विभिन्न चीजों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। मतलब वहां पे जो सामान व्यापार के लिए बनाने चाहिए थे, सारा फैक्ट्रियां क्या कर रही थी, तो कह सकते हैं कि वहां पर सैनिक यानी जो युद्ध से संबंधित सामान थी उसको बनाने में लग गई थी। इस वजह से हमारे भारत को मौका मिला और भारत जो है विशाल देशी बाजार के रूप में उभर गया, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है विशाल देशी बाजार, यानी इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय उद्योग हैं उनको सरकार द्वारा भी अनेकों चीजें, जैसे कि फौज के लिए वर्दियां, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने, इस तरह के ऑर्डर हमारे पास मिलने लगे, जो सरकार के द्वारा ऑर्डर मिले। और इस ऑर्डर के आधार पर यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ की जो कंपनियाँ थी, उसमें एक नई जान आ गई, ठीक है। इससे युद्ध क्या हो गया, आगे बढ़ता चला गया और भारतीय उद्योग भी प्रगति करते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट चौथा कारण आप क्या लिख सकते हैं कि जो पुराने कारखाने थे, है ना, उसके साथ साथ और भी नए कारखाने खुले, नए नए फैक्ट्रियां खुल गई। और नए नए सिर्फ उद्योगपति ही नहीं बल्कि जो मजदूर थे, बल्कि जो कारीगर थे, वो भी जो है धीरे धीरे अमीर होने लगे, समृद्ध होने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें क्या था, जो ब्रिटिश सरकार जो था वो युद्ध में फंसे हुए थे। इसको देखकर जो भारतीय नेता थे वो स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा बल देना शुरू कर दिए, यानी जो भी हमारे पास भारत में प्रयोग किया जाएगा वो सिर्फ स्वदेशी होगा, यानी कि हमारे कंट्री में बनाया हुआ जो चीज़ें होंगी उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होने लगा, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद हमसे पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में कि ब्रिटेन की जो महिला कामगर थी, ठीक है, उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, है ना। एक कारण देना है, व्याख्या करना, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। तो कह सकते हैं वहां पर कह सकते हैं 1764 में जेम्स हैरीग्रीव्स, ठीक है, जेम्स हैरीग्रीव्स, उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग जेनी नाम का मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है। और ये जो मशीन है वो कताई की प्रक्रिया है ना, कताई की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने में मदद करता है। तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन के आने से मजदूरों की जो मांग थी, मजदूरों की जो डिमांड थी वो घट गई, ठीक है, वो हो गई धीरे धीरे कम। इसके वजह से क्या हुआ, जो चरखे वगैरह चलते थे उनमें भी थोड़ा सा मंदी आ गई। बहुत सारे लोग थे एक साथ कई धागे बनाने लगे। और ये मशीनों का प्रयोग इस प्रकार से होने लगा कि वहाँ पर महिलाओं को, कामगारों को मौका नहीं मिला। इस वजह से उनका जो रोजगार है, उनका जो काम धाम है छिन गया था। तो महिलाएं जो है
शारीरिक तौर पे यानी शारीरिक श्रम का मांग घटने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से महिलाएं क्या हो गई, बेरोजगार हो गई थी, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आने लगी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उनका कहना था कि जो स्पिनिंग जेनी का जो प्रयोग है उसका बंद होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो महिलाएं मुख्य रूप से बेरोजगार हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर का सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इसकी व्याख्या करनी है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि विश्व व्यापार के विस्तार से, ठीक है, और दुनिया के अलग अलग भागों में वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, ठीक है, जिसके कारण जो शहरी सौदागर और ग्रामीणों ने ग्रामीण की तरफ, गांव देहात के क्षेत्रों की तरफ रुख किया, यानी उधर जाने का रास्ता अपनाया। दूसरा होता है कि शहरों में दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स के ताकतवर होने से, ठीक है, शहरों में रहते हुए भी अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, ठीक है, इसीलिए जब उनका उत्पादन शहर में नहीं बढ़ रही थी तो अब उत्पादन बढ़ाने के लिए वो लोग किधर जा रहे थे, तो गाँव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि गाँव में, है ना, गांव में कॉमन्स की स्थापना के कारण, ठीक है, कॉमन्स की स्थापना के कारण गरीब व छोटे किसान अपनी आमदनी के लिए नए नए स्रोत, नए नए तरीके ढूंढ रहे थे और इन सब से उन्हें सौदागर जो थे माल तैयार करने के लिए तैयार करने लगे, ठीक है, और ये काम करने के लिए वो लोग तुरंत तैयार हो गए थे। चौथा कारण हो सकता है कि ग्रामीण दस्तकार सौदागर उनके लिए काम करते हुए अपने खेतों को भी संभाल सकते थे, यानी इससे जो लघु उद्योग है, यानी जो कुटीर उद्योग है, उससे भी उनको मदद मिल सकता है, ठीक है। तो साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके लिए भी काम कर सकते हैं और साथ साथ खुद के लिए भी वहाँ काम किया जा सकता था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस चीज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, या कह सकते हैं हम लोग कि विश्व युद्ध का, है ना, जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस पर, तो बोलेंगे कृषि अर्थव्यवस्था पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर, ठीक है। तो इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मतलब पूर्वी यूरोप के जो विश्व बाजार हैं वहां पर गेहूं की आपूर्ति यानी सप्लाई जो होता था व्हीट का, वो एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया और इस समय पे वहां की आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई थी। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की उपज में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तो अनाज के दाम जो होते हैं धीरे धीरे घटने लगते हैं, है ना। इससे क्या होती है कि ग्रामीणों की आय में भी कमी आ जाती है और किसान जो होते हैं धीरे धीरे करते करते गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है। सत्याग्रह क्या है, तो कह सकते हैं सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर जोर दिया जाता है, उस पे सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है और उसके लिए आग्रह की जाती है, ठीक है। यानी आपका जो उद्देश्य है बहुत सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आप उत्पीड़क करने वाले लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और विशेष तौर पर वहां पर किसी प्रकार की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे विचार को बोला जाता है सत्याग्रह का विचार यानी सच्चाई का मार्ग, ठीक है, सत्याग्रह के विचार या सच्चाई के मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, तो कहेंगे सत्याग्रह के विचार में प्रतिशोध या बदले की भावना लिए सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर, यानी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती, ठीक है, यानी गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पे चलना, ठीक है। तो अहिंसा के मार्ग पे चलकर भी जो है वहां पर कह सकते हैं संघर्ष को, ठीक है, वहां पर जो है संघर्ष में सफल हुआ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए क्या होता है, तो दमनकारी जो शत्रु होती है, ठीक है, उनको चेतना को झकझोरना चाहिए, ठीक है, मतलब उनके मन के अंदर जो भड़ास होती है उसको वहां पे निकालना है और किसी भी प्रकार का शत्रुता नहीं करना है, यानी सत्य को स्वीकार करना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है और उसको बिना मतलब का स्वीकार किए बिना भी हम लोग सही रास्ते पे चल सकते हैं। यानी सच्चाई को देखने, सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संघर्ष है लास्ट में सत्य की जीत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रगल भी करनी है लेकिन सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारे सत्याग्रह के अर्थ हो सकते हैं।
नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो जालियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था उस हत्याकांड पे हम लोग को टिप्पणी लिखने आ सकती है, और ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू है ना, वो गिरफ्तार हो चुके थे। तो अमृतसर में मार्शल लॉ, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन, ठीक है, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में, तो वहाँ पे जालियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था। और उसी में एक ब्रिटिश अफसर जो था जनरल डायर, उसने इस सभा को अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया, और उसमें काफ़ी लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि सरकार द्वारा लागू किए गए जो नियम थे, जो कानून थे, उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो विरोध करने के लिए वहाँ पे एकत्रित भी हुए थे, जो कि वहाँ का जो प्रशासनिक अफसर था जनरल डायर, उसको ये बातें पसंद नहीं आई, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, तो जनरल डायर ने बाग के चारों ओर घेरा लगवा दिया है ना, और सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें काफी सारे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, जालियांवाला बाग में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था, ठीक है, हंटर आयोग, हंटर कमीशन का स्थापना किया था। अब इस आयोग का रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित भी किया गया था कि जनरल डायर जो है बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए नहीं बल्कि अंग्रेज के लिए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लिए, ठीक है। हमारे लिए तो सबसे मतलब कह सकते हो एक दुश्मन टाइप का आदमी रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे महात्मा गांधी जो है असहयोगी हो गए, है ना, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाने का निश्चय किया था फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, तो जालियांवाला जो बाग है इस हत्याकांड में भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना थी, ठीक है। अब इसे पूरे भारत में रोष यानी कि जो नफरत, गुस्सा है ना, एंगर जो हम लोग कहते हैं, इसकी भावना यहाँ पे भड़क गई थी, ठीक है, गुस्से की भावना यहाँ पे भड़क गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हमसे जो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है वो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में, ठीक है, जो राष्ट्रवाद के विकास में भाषा, ठीक है, भाषा और लोक परंपरा, ठीक है, लोक परंपरा का क्या महत्व था, ठीक है। जब नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था तो उस समय भाषा और लोक परंपरा उनका महत्व क्या थी, तो अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तो योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले कला आती है, फिर जो रूमानी कलाकार होते हैं, कवियों के तर्क होते हैं, साझा कॉमन कल्चर होती है, ठीक है, उसी प्रकार लोकगीत होते हैं, सबका एक अलग अलग महत्व यहाँ पे रहा है। जैसे कि कला कवितियाँ और साथ साथ कहानियाँ, किस्से, संगीत, ये लोग भी जो है लोगों के मन में अलग अलग प्रकार से भावनाएं को गढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। और जो रोमांटिज्म के जो कलाकार थे, जो कवियों थे, उन्होंने क्या किया, तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन और आलोचना किया, बोला कि सिर्फ विज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके जगह भावनाएं जगानी होगी, अंतर्दृष्टि जगानी होगी, और साथ ही साथ रहस्यवादी भावनाओं पर भी जोर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन कल्चर की परंपरा बनी, साझा एक तरीका से सामूहिक पहचान मिली, ये भी हमारा राष्ट्रीयता का आधार बन के उभरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि लोकगीत के माध्यम से, जन कविताओं के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से भी, संस्कृति के माध्यम से भी राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद मिली, और साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज होती थी, जो बोलियां होती थी, जो भाषा होता था, और जो स्थानीय लोक साहित्य होते थे, उन पर भी काफ़ी अच्छा खासा जोर दिया गया था, ठीक है। उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाषा ने, ठीक है, जो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीका से इसका आंसर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है ना, उनके बीच सामूहिक पहचान यानी जो कॉमन आइडेंटिटी है, उसकी भावना को पैदा करने के लिए जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रवाद की पहला जो अभिव्यक्ति था वो फ्रांस की क्रांति 1789 में ही मतलब शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और लोग जो थे सत्ता अपने हाथों में ले चुके थे, और वहाँ के जो क्रांतिकारी थे अलग तरीका से सामूहिक पहचान की भावना को पैदा कर रहे थे, और इसमें अलग अलग तरीका से हम लोग कह सकते हैं क्या क्या कदम उठाया गया। तो सबसे पहले वहाँ पर पितृभूमि यानी यहाँ पे पितृत्व की जो सोच है, ये नागरिकता जैसे विचार है, उनको एक संयुक्त रूप से सामुदायिक या समुदाय के तौर पे विचार किया गया, और उस विचार पे बल दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है
कि एक नया फ्रांसीसी झंडा, ठीक है, एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा झंडा, है ना, जिसने पहले के एक राष्ट्र ध्वज को जगह ले ली थी, ठीक है। उसके साथ जो वहां पे स्टेट जनरल है उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। और साथ ही साथ बहुत सारी स्तुतियां की गई, शपथ ली गई, शहीदों के नाम पे गुणगान किया गया। और उसी प्रकार से जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया ताकि नागरिकों के लिए भी समान कानून बनाया जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी जो आंतरिक आयात निर्यात थी उस सीमा शुल्क को भी हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। और नापने तौलने की जो व्यवस्था थी, भार को भी, वजन को भी, वस्तुओं को भी, उसको भी समान कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्रीय बोली में लोगों के बीच में लोगों को हतोत्साहित किया गया। और पेरिस में, ठीक है, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया था, यानी नेशनल लैंग्वेज के रूप में चुना गया। और जो लोकल में लोग वहां पे भाषाएं बोलते थे उस पर कोई विशेष प्रकार का जोर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे सवाल का जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगला सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है उसमें, ठीक है, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा, ठीक है, भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करना है। यानी वो कौन कौन सी कारणें थी, है ना, जिस पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन से कारण थे। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे किस कारण के बारे में बात करेंगे, तो कह सकते हैं कि इसका जो शुरुआत है, ठीक है, इसका जो शुरुआत है वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ 1920 में, जो कब तक चली, 1922 तक चली, ठीक है। तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके थे। जैसे पहला तरीका कि गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन को सही तरीका से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार क्या था कि सबसे पहले जो सरकार द्वारा जितनी भी पदवियां हैं, जो पद दिए गए हैं, उनको लौटा दिया जाए और इसके बाद सरकारी नौकरियां तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो उस समय जो जितने भी गवर्नमेंट नौकरी थी, जो सरकारी नौकरियां थी, जितने भी वस्तुएं थी, उनको, विदेशी वस्तुएं खास करके, उनको बहिष्कार किया जाना चाहिए, ठीक है। ये अपना गांधी जी का अपना योजनाबद्ध तरीका था, उनका विचार ऐसा था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो शहरी वर्ग द्वारा, ठीक है, शहरी वर्ग, साथ में शहरी मध्यम वर्ग का हिस्सेदारी से भी प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी थे स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षक ने भी रिजाइन कर दिया, वकीलों ने भी मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अलग अलग वर्ग के लोगों ने सामूहिक तौर पे गांधी जी के समर्थन में आए और उन्होंने प्रांतों में परिषद चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं को भी बहिष्कार किया गया। शराब की दुकान में पिकेटिंग लगा दी गई, यानी रोक टोक लगाया गया। और जो विदेशी कपड़े हैं उसकी होलियां खेली गई, होलियां जलाई गई, यानी कि जो विदेशी कपड़े उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसका हम लोग दोहन करेंगे, जला देंगे और हम लोग स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की विचारधारा वहां पे पनपी। साथ ही साथ जो व्यापारी है उन्होंने भी विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाने से, इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से जो है खादी, स्वदेशी प्रचलन और उत्पादन बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो ग्रामीण इलाका है, ठीक है, ग्रामीण इलाका में जमींदारों को भी नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। यानी इस तरह की जो सुविधाएं, इस तरह की जो फैसिलिटी होती थी पहले के जमाने में, उसको बंद करवाने का फैसला किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि G77 से आप क्या समझते हैं, ठीक है, G77। तो हम लोग कहेंगे कि जो G77 है वो विकासशील देशों का, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कहने का मतलब क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं 1939 से लेकर 1945, ठीक है, 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो है हम लोग कह सकते हैं कि 50 से 60 के दशक में जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी, जो वेस्टर्न कल्चर था, वहां की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा तेज हुआ, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो विकासशील देशों ने क्या किया, एक अपना खुद का संगठन बनाया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के आधार पे उन्होंने क्या किया, अपना खुद का संगठन बनाया, जिसे हम लोग समूह 77 या G77 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो फंडिंग होती है करेंसी का, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, उसका भी जन्म हुआ। मतलब ये ऐसा सम्मेलन था जिसमें दो संगठनों का जन्म हुआ, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इनका जन्म इस पर
प्रकार से होता है। और यहाँ पर कुछ शक्तिशाली देश पहले होते थे, लेकिन बाद में धीरे 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 विकासशील देशों का भी प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ने लगा। इसलिए ब्रेटन वुड्स को कहा जाता है जुड़वा संतानें। मतलब ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा संतानें हैं उसमें एक विश्व बैंक है और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी अब विकासशील देशों में भी लागू होती थी और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली थी उसका मांग किया गया, ताकि जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थितियां हैं या आर्थिक जो उद्देश्य हैं सबके लिए पूरे हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं अलग अलग तरह के संसाधन पे भी नियंत्रण पाया जा सके, कच्चे माल को सही दाम पे मिले और जो तैयार वस्तुएं हैं वो विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर तरीका से पहुंच सके। ठीक है, तो ये कुछ कारण हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा गया, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसका जो प्रभाव है वो विश्व के अलग अलग जगहों पे पूरे विश्व में भी अनुभव किया गया था। इसको कारण सहित हम लोग को बताना है इसके क्या कारण था। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो पूर्ववर्ती युद्ध थे, पहले के जो युद्ध थे उससे पूरी अलग तरीका से भिन्न था। जो विश्व युद्ध था पूरी तरीका से बाकी युद्धों से अलग था। अब इस लड़ाई में विश्व का जो अग्रणी उत्पादक देश थे वो परस्पर जूझ रहे थे, है ना। शत्रुओं को, दुश्मनों को तबाह करने के लिए उनके पास बहुत सारी औद्योगिक आधुनिक शक्तियां इकट्ठा हो चुकी थी। दूसरा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि आधुनिक औद्योगिक युद्ध, ठीक है, तो यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसमें मशीन गनों का, टैंकों का, विमानों का और साथ ही साथ रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये सारी जो चीजें थी वो आधुनिक विशाल उद्योगों का ही देन था। फिर कह सकते हैं कामकाजी बल में, ठीक है, कामकाजी बल में कमी। इससे क्या हुआ, इस महाविनाश से पूरे यूरोप में जो है कामकाजी लोगों की संख्या घटकर बहुत कम हो गई, जिससे परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पे आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं घ। इसमें पूछा गया है कि नई सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, नया जो सोशल चेंजेस थे वहां पर वो वहां पर उसका पुनर्गठन किया गया था, यानी उसके लिए पूरी तरीका से वो जिम्मेवार था, उत्तरदायी था, है ना। तो इस प्रकार से वहां पे कह सकते हैं कि बहुत सारे वस्तु को उत्पादन के लिए पुनर्गठन किया गया था। अलग अलग पुरुष मोर्चे खोले गए और महिलाओं को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। ठीक है, पुरुष जो थे मोर्चे पे जाने लगे और महिलाएं कहाँ जाने लगी, बाहर काम करने के लिए जाने लगी। कारण था कि उपभोक्ता वस्तुओं में बहुत सारी कमी हो गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, है ना। अमेरिका उतना ज्यादा पावरफुल उस समय नहीं हुआ करता था जितना उसको हम आज के जमाने में पावरफुल कहते हैं, उतना ज्यादा उस समय पावरफुल नहीं था। तो युद्ध के बाद जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर निकला और साथ ही साथ जो ब्रिटेन है उसको युद्ध के, है ना, युद्ध के लिए अमेरिकी बैंकों से ऋण भी लेना पड़ा, कर्ज भी लेना पड़ा था। अब परिणाम यह हुआ कि उसका आर्थिक वर्चस्व पूरी तरीका से स्थापित हो चुका था। इस तरीका से युद्ध ने अमेरिका को कर्जदाता देश बना दिया था। ठीक है, यानी युद्ध की वजह से अमेरिका कैसा बन गया, कर्ज देने वाला देश बन गया, यानी कि कर्जदाता देश बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना, भारत का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्यों बढ़ा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं, हालांकि हमने इसका जो डिस्कशन है पहले भी यहाँ पे कर दिया है, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में, ठीक है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति थे मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। माने उनका जो प्रायोरिटी था कि हम मशीनों का प्रयोग कम से कम करेंगे, लेकिन लोग जो हैं, श्रमिक हैं, जो मैनुअल लेबर है, उनका प्रयोग ज्यादा करेंगे। इसके पीछे क्या कारण थी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राथमिकता देते थे। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि जो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन था उसमें मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, मतलब लोगों की कोई कमी नहीं थी, काम करने वाले कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब थे, किसान थे, बेघर थे, बेरोजगार थे, उनको काम की तलाश थी। तो बड़ी संख्या में वो लोग काम तलाशने के लिए कहाँ जाते थे, शहर जाते थे। इसलिए वहां पे जो उद्योगपति थे सबका सस्ते दामों पे प्रयोग करते थे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसके साथ क्या है, तो जो सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते थे, इतना भारी संख्या में अगर मान लीजिए आबादी रहेगा, इतना भारी संख्या में आबादी रहेगा तो सस्ते दरों पे आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाते थे। यानी कह सकते हैं कि मानव श्रम को प्राथमिकता देने का कारण क्या था, सस्ते दर पर मशीनों की बजाय जो मानव श्रम था, यानी कि ह्यूमन लेबर थे वहां पर, वो बहुत सस्ते मिल जाते थे, इसीलिए उस पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि उसके साथ साथ और क्या कारण हो सकता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पे जो उद्योगपति थे यहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बड़ी मशीनों पर खर्चा करने से हिचकिचाते थे। उनको लगता था कि कम ही खर्चे पे जो है ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़ी मशीनें को लगाना जरूरी नहीं समझा, है ना। यानी कम ही लागत पे, कम ही पूंजी पे ज़्यादा फायदा कमाने की जो मंशा थी वो कुछ उद्योगपति को हुआ करती थी। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, तो मशीनों की बजाय जो है लोगों को, श्रमिकों का प्राथमिकता देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे उद्योग जहाँ पे श्रमिकों की मांग जो है मौसमी आधार पर होता था, मतलब घटते बढ़ते रहता था। जैसे बहुत सारे हैं, गैस घर, शराब खाने, बंदरगाह, जहाज की मरम्मत, साफ सफाई। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या हैं, लोग हैं, उनको मदद लिया जाता था। तो कभी काम रहता था, कभी नियमित रूप से काम उनको नहीं मिल पाता था। उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ उत्पाद जो थे मशीनों की बजाय केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हुआ करता है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनको मशीनों से नहीं, मतलब हैंडीक्राफ्ट, कुल मिलाकर हम लोग हस्तकला की बात करें, ठीक है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर है ना, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनने वाली, तो उसको हम लोग मशीन से नहीं बना सकते थे, इसीलिए एक यहाँ पे कारण बना। फिर है कि जो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन था उसमें कुलीन वर्ग के जो लोग थे, क्लर्जी वाले थे, और बहुत सारे पूंजीपति थे, यानी बिजनेस क्लास के जो लोग थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि हाथ से बना हुआ जो चीजें थी उसको वो लोग ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। इससे वो लोग क्या करते थे कि उद्योगपति जो थे वो मशीन के बजाय श्रमिकों को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सिर्फ और सिर्फ हाथों से बनाया जा सकते हैं, और वो चीजें उनको ज्यादा पसंद भी आती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल हमारे पास यहाँ पर है मुद्रण संस्कृति, ठीक है, कि मुद्रण संस्कृति यानी जो प्रिंट कल्चर है, ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या मदद की है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने बहुत बड़े महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसका हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आकलन करेंगे। जैसे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी, ठीक है, ये जो मतलब बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई थी जो कि राष्ट्रीय भावनाओं, नेशनल जो फीलिंग थी उससे वो लोग लगे हुए थे, जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है एक उपन्यास था जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, है ना, तो उसी से एक गीत भी लिया गया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये जो गीत है कोने कोने में गूंजने लगा था, ठीक है। उसके साथ हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय समाचार पत्रों ने भी, ठीक है, जो भारतीय समाचार पत्र जो इंडिया का जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट के लिए, है ना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक उचित वातावरण तैयार किया था, ठीक है। जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया, केसरी मराठा, हिंदू, तांबे, बॉम्बे समाचार पत्र, तो अलग अलग पत्र में अलग अलग लेख में इस तरह की चीज़ें जो राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी, देशभक्ति से संबंधित थी, छपने लगा, और लोगों के बीच में जो भावनाएं हैं, जो जागरूकताएं हैं, धीरे धीरे फैलने लगी। और साथ ही साथ जो भारतीय देसी भाषाएं हैं उसमें छपी सामग्री से, ठीक है, भारतीय लोगों में बहुत सारे सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आधुनिक तौर पे, वैश्विक विचारधारा के आधार पर प्रचार प्रसार किया गया, और संपूर्ण भारत में एक तरीका से जागरूकता पैदा किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषण, पूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिला, ठीक है, यानी हमें हेल्प मिली। उसके साथ और क्या फायदा हुआ, तो कहेंगे कि जो मुद्रण संस्कृति, ठीक है, जो मुद्रण संस्कृति ने भारत के कोने में रहने वाले लोगों से दूसरे कोनों में रहने वाले लोगों तक खबर पहुंचाने का, ठीक है, संबंधित खबर को पहुंचाने का मदद किया, और भारत की पहचान को विकसित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीयवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। जैसे अगर अभी के ज़माने पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यूट्यूब, ठीक है, अभी के ज़माने पर बात करेंगे तो जो यूट्यूब है वो एक बहुत बड़ा एक तरीका से साधन बन चुका है, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से लोग जो है अपनी बातों को, भावनाओं को वीडियो के माध्यम से पूरे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत बड़ा माध्यम बन गया। उसी प्रकार से उस समय पे जो प्रिंट कल्चर हुआ करता था, यानी जो मुद्रण संस्कृति थी, वो बहुत बड़ा एक तरीका से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, है ना, जो प्रिंट कल्चर था, यानी कि प्रिंट कल्चर यानी कि जो मुद्रण संस्कृति थी एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले किया, है ना। इससे देशभक्ति की भावनाएं जागी, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था हुआ, सामाजिक स्तर पे
बदलाव हुए, राजनीतिक विचारधारा पे बदलाव है, ठीक है, और साथ ही साथ जो जन साधारण में जागृत करने की जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पे लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति है, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो मुद्रण संस्कृति है उसने भारत के राष्ट्रवाद में मतलब बहुत सारे जो है मदद किया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज की इस वीडियो में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसका रिवीजन कर सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे आज फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और आप अपनी ज़रूरत के आधार पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे जरूर देंगे, आप अपनी बातों को कमेंट के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सब्जेक्ट, किस प्रकार के टॉपिक्स हमें कवर करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज वीडियो को फिनिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।